हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक तो ये वर्ड आता है ऑर्गन से। ऑर्गन का मतलब होता है, ऑर्गन किस में प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग थिंग्स, एंड लिविंग थिंग्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया दैट ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हमको प्लांट सोर्सेस से या एनिमल सोर्सेस से मिलेगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये बात, ये डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने भी तुरंत बताया, दैट कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर नेम्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक परसेप्शन था पुराने जमाने में, पुराने टाइम्स में, ओल्डर पीरियड ऑफ टाइम में ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। बट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच वूलर। ओके, क्या नाम था? फ्रेडरिच वूलर। सो ही वॉज अ साइंटिस्ट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो ये एक नोशन था, एक जो परसेप्शन था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये नोशन कंप्लीटली चेंज हो गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक अलग तरीके से डिफाइन करने लगे। सो ये क्या एक्सपेरिमेंट था? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया था। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? इट इज NH4 होल टू SO4। ओके, तो उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया, इसको उन्होंने रिएक्ट कराया था विथ पोटेशियम सियानेट। पोटेशियम सियानेट के साथ जब इसको हीट किया गया, अब यू नीड टू बी श्योर दैट ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये मिनरल्स से मिलेगा। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है, और ये भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दोनों में से कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। तो इनके बीच का जब रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन होने के बाद दो प्रोडक्ट मिला, जो कि पहला प्रोडक्ट था NH4CNO which is अमोनियम सियानेट, एंड दूसरा प्रोडक्ट था K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। जब ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन के वजह से दो जो प्रोडक्ट्स बने उसमें इस प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ये जो प्रोडक्ट था अमोनियम सियानेट, इसको फर्दर हीट किया गया। ओके, इसको फिर से हीट किया गया, जिसके वजह से इसके जो एटम्स है उनकी रीअरेंजमेंट हो गई। रीअरेंजमेंट होने से एक नया कंपाउंड मिला which was NH2CONH2। ओके, कैसे ये दोनों सेम है? यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। अगर हम फर्स्ट वाले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने से आपके यहां पर पुट हो जाएगा 2। मुझे यहां पर 2 पुट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस। अगर अब बैलेंस कर लिया है तो अब अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं इस फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला से मैच करता है। कैसे? यहां पर आपको दिखेगा 2 नाइट्रोजन, यू कैन सी 2 नाइट्रोजन इज देयर। ओके, तो सबसे पहले इस पूरे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है वही हम लोग लिख लेते हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, देन अगेन नाइट्रोजन आपको दिखा, एंड देन यू कैन सी ऑक्सीजन। तो अगर हम इस 2 को नहीं भी लें, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ इसका मेन फॉर्मूला को ही अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन दिखेगा, 4 हाइड्रोजन दिखेगा, 1 कार्बन दिखेगा और 1 ऑक्सीजन दिखेगा। ठीक है, सो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नंबर ऑफ एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कितने एटम्स आपको दिखेगा मॉलिक्यूल में। आप उसको मेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें एटम्स है। वही चीज अगर इसके साथ हम देखें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, मुझे दिख रहा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन।
अगेन आपको यहाँ पे एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन दिख रहा है। यहाँ पर H2 और H2 है, मतलब दो बार दो हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन है। 2 + 2 दैट मेक्स इट 4। एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, सो इट इज 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज दोनों तो बिल्कुल सेम है, उसमें ना कोई एक्स्ट्रा कोई कंपाउंड ऐड हुआ है ना सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेम कंपाउंड को रीअरेंज करके एक नया कंपाउंड बना लिया। अब ये जो नया कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम होता है यूरिया। नाउ यूरिया इज समथिंग विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यूरिया हम लोगों को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलता है। यूरिया इज अ काइंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल के सॉलिड वेस्ट में भी आपको यूरिया मिलेगा, बहुत सारे लिक्विड वेस्ट में भी यूरिया मिलेगा। तो वो यूरिया एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट से मिलता है। तो फ्रेडरिच वुलर ने ये एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया दैट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो पुराना डेफिनेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये डेफिनेशन बदल गया। तो अब आज के टाइम में लेटेस्ट हम कौन सा डेफिनेशन जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर आपको पूछा जाएगा डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप ये बोलेंगे दैट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन containing usually hydrogen and one or more other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus, etc. are called organic compounds. So organic compounds वैसे compounds हैं जिसमें कार्बन मोस्टली प्रेजेंट होता है, उसके साथ यूजुअली हाइड्रोजन एज अ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट रहता है, और ऑप्शनल है कुछ एलिमेंट्स और भी इंक्लूड करना, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस एंड फॉस्फोरस। हैलोजेंस इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स को हम लोग एज अ जनरल नेम में हैलोजन के तौर पर जानते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तब उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही जुड़ा हुआ एक और डेफिनेशन होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। जब हम लिखते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रो वर्ड कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन, एंड व्हेन आई राइट कार्बन, तो कार्बन मतलब इसमें कार्बन के भी एटम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का एटम्स प्रेजेंट होगा, उस तरीके के कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम किसी को भी कह सकते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस ये सब हो, लेकिन हाइड्रोकार्बन हम स्पेसिफिकली उसी को कहेंगे जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो। ओके, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या समझना है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि हम कुछ हाइड्रोजन एटम्स के जगह पर कुछ नए अलग एलिमेंट के एटम्स अगर इंक्लूड कर देते हैं, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एक कार्बन का कंपाउंड है, जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन का कंपाउंड है मीथेन। ओके, लाइक दिस। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसका नाम होता है मीथेन, और मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन एटम और उसके 4 अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो नंबर 1 में इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया था। अब इस मीथेन का अगर एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं और उसके जगह पे मान लो क्लोरीन लगा दिया, ओके,
क्लोरीन एटम, अगर हैलोजन का एक एटम लगा दिया तो इसको अब हम मीथेन तो नहीं बोलेंगे, इसका नाम कुछ और हो जाएगा, और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ओके, तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन तो होते ही हैं, साथ में उसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। जो कैसे बनता है? जो भी हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ लगा हुआ रहता है, उस हाइड्रोजन एटम को हटाकर वहां पर एक नया कोई दूसरा एटम अदर देन कार्बन और अदर देन हाइड्रोजन अगर हम लगा देते हैं तो वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? जैसे हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज जाननी है। सबसे पहला चीज, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो इट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके, दूसरी चीज कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो काफी लो होता है। इट इज नॉट हाई एज दैट कंपेयर टू और आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था? दैट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट कॉन्ट्ररी ऑपोजिट होते हैं, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने कि आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। देन ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज देयर इज नो चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट। वहां पर जो बॉन्डिंग है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग है, वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस नहीं हो रहा है, कोई कैटायन कोई एनायन नहीं बन रहा है, जिसके वजह से ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो आपको दिमाग में रखना चाहिए इन केस अगर कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो इट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? सो हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। पहला जो इसका ग्रुप है या पहला जो इसका कैटेगरी है दैट इज ओपन चेन कंपाउंड। नाउ दिस ओपन चेन कंपाउंड is further classified as saturated and unsaturated hydrocarbon. So we'll come to that as well. And second broad category is cyclic compound. तो cyclic compound की भी दो सब categories हैं, alicyclic compound and aromatic compound. तो हाइड्रोकार्बन के दो मेजर या दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन एंड साइक्लिक। ओपन चेन का मतलब होता है दैट carbon will be like this, it will be attached like a straight chain like this. इसको हम लोग open chain बोलते हैं, सीधा chain, straight chain बोलते हैं। And cyclic का मतलब होता है forming cycles. Cycles मतलब होता है ring, ring का shape, closed ring structure. कार्बन इस तरीके से रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसको हम साइक्लिक बोलेंगे। तो साइक्लिक मतलब हुआ रिंग शेप, क्लोज्ड लूप काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, एंड ओपन चेन मतलब स्ट्रेट कार्बन बॉन्ड्स जो कि एक स्ट्रेट चेन बना रहा हो। अब ओपन चेन कंपाउंड्स के भी दो कैटेगरीज हैं, दो सब ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड ग्रुप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो वर्ड होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है हैविंग सिंगल बॉन्ड्स ओनली। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल है एल्केन। सो विल टॉक अबाउट व्हाट एल्केन इज। एल्केन एक एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सेकेंड सब ग्रुप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का लिटरल मीनिंग होता है हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो उस बेसिस पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है एज एल्कीन एंड एल्काइन।
तो इस सब डिविजन में एल्केन्स में जनरली प्रेजेंट होता है ओनली सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। एल्कीन में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, और कौन सा मल्टीपल बॉन्ड होता है? एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हैज टू बी प्रेजेंट इन एल्कीन्स। एंड एल्काइन में उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज अ एल्काइन। ओके, नेक्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड्स का दो कैटेगरीज था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का आपको सिर्फ एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में जो आपको याद रखना है, विच इज साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म्स द एग्जांपल फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। उसी तरीके से एरोमेटिक का भी एक ही एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, विच इज बेंजीन। ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में मोर और लेस आप दो एग्जांपल याद रख रहे हैं, cyclohexane and benzene. Okay, now let's talk about alkane, alkene and alkyne in detail. सबसे पहले हम लोग alkane से start करेंगे. Okay, just a second. Okay, right. So alkane क्या है? alkane का general formula क्या होगा? उसकी naming कैसे करेंगे? उसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे? सो विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन कंपाउंड्स आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स ओनली। कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस एल्केन में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी ओवर हियर, कार्बन इज लिंक्ड विथ अनदर कार्बन लाइक दिस विथ ओनली सिंगल बॉन्ड्स। एल्केन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, बिकॉज इनके पास सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है और हर तरफ बॉन्ड बनने की वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला है विच यू कैन सी इज दिस जनरल फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, CnH2n+2, जिसमें n का मतलब है कार्बन के एटम्स का नंबर। टोटल कितने कार्बन के एटम्स हैं ये n का वैल्यू बताएगा, और n को जनरली हम लोग बॉटम में एज अ सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। ओके, साथ में नहीं लिखना है, उसको एज अ सबस्क्रिप्ट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को समझना है, आफ्टर नोइंग द जनरल फॉर्मूला, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। ओके, नेमिंग। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है या जो नेमिंग का प्रोसेस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी चीज के नेमिंग में लगते हैं केमिस्ट्री में, किसी भी कंपाउंड के नेमिंग को करने के लिए जो भी रूल्स डिसाइड होता है, दैट इज डन बाय IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? I stands for इंटरनेशनल, U stands for यूनियन ऑफ, P stands for pure, and A stands for applied, and C stands for chemistry. Okay, so this is the full form of IUPAC. So IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी एलिमेंट के नाम को कैसे रखना है, किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे एल्केन है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला कैसे होगा, उसका नाम कैसे लिखना होगा, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, तो ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला ये डिसाइडिंग अथॉरिटी है जो ये सारे रूल्स डिसाइड करता है। तो IUPAC के हिसाब से हम लोग सीखेंगे कि एल्केन का नेमिंग कैसे करना है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। सो नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लेट्स ट्राई टू लर्न द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। So in this you can understand that there is a basic kind of rule that we follow. We always write the word root first and then the suffix of the name. Word root का क्या मतलब है? Word root का मतलब होता है number of
कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के कितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से हम लोग वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सेकंड में, आफ्टर राइटिंग द वर्ड रूट हम लोग को मेंशन करना होता है सफिक्स। ओके, सफिक्स हमेशा उस कंपाउंड के नाम से आएगा। जैसे अगर कोई कंपाउंड एल्केन के सीरीज को बिलोंग करता है तो एल्केन के नाम का ये जो 3 लेटर्स होता है ANE, एन, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ सफिक्स, जो नाम के लास्ट में लिखेंगे। ओके, सो एन हैज टू बी अटैच्ड। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसको लिखना कैसे है पर्टिकुलरली, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। अभी हम लोग सीखेंगे इसको। नाउ वर्ड रूट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कार्बन एटम का क्या क्या वर्ड रूट होगा। तो जैसे सपोज एक कार्बन एटम है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिर्फ एक कार्बन एटम है, तो वहां पर वर्ड रूट के लिए हमको लिखना पड़ेगा मिथ, METH शुरुआत में। ओके, देन अगर कार्बन 2 हैं, अगर कार्बन कंपाउंड्स में 2 कार्बन एटम आपको दिख रहा है तो वहां पर वर्ड रूट यूज करेंगे इथ, ETH, एंड पढ़ना है इथ। सेकंड के इसके बाद, सेकंड के बाद थर्ड नंबर पे अगर मान लो कार्बन कंपाउंड में आपको 3 कार्बन एटम्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आपको क्या यूज करना है, प्रॉप। देन अगर फोर्थ नंबर पे हमको दिख रहा है 4 कार्बन एटम्स चेन के अंदर, अगर 4 कार्बन एटम्स का इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, चार कार्बन एटम आपको दिख रहा है, तो यहां पर मुझे यूज करना पड़ेगा ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़ना, इसको ब्यूट पढ़ना है। ओके, देन नेक्स्ट इफ यू सी इन द चेन, इस तरीके से मान लो आपके 5 कार्बन एटम का कॉम्बिनेशन है, उस कार्बन कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स है, तो फिर हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, वर्ड रूट पेंट। पेंट वर्ड का हम यूज करेंगे। पेंट मतलब पेंटागन, हेक्सागन वाला जो हम लोग का रोमन नंबर सिस्टम होता है ना, वो यहाँ पर यूज होने वाला है। तो अगर आप ध्यान देंगे ना यहाँ, तो 1 से लेके 4 तक ही हम बस डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप एंड 4 के लिए ब्यूट। बट 5 ऑनवर्ड्स इट इज वेरी सिमिलर टू द रोमन नंबर सिस्टम, जो आप पहले से जानते हैं। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये आपको पहले से मैथ्स में पढ़ाया हुआ है, पॉलीगन्स चैप्टर में आपने ये सब पढ़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ 1 से लेके 4 तक हम ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 1 से लेके 4 तक एक स्पेशल तरीके का आपको नाम दिख रहा होगा, नया तरीके का नाम दिख रहा होगा, तो बस 1 से 4 तक आप ज्यादा याद रखने की कोशिश करिए। बाकी 5 ऑनवर्ड्स तो इट इज वेरी सिमिलर टू रोमन नंबर्स। ओके, 5 ऑनवर्ड्स में 5 कार्बन एटम्स के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। ओके, अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एल्केन सीरीज का नेमिंग कैसे लिखेंगे। व्हाट इज द वे दैट वी कैन राइट द नेम्स ऑफ एल्केन, हाउ कैन वी रिमेंबर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है और किस तरीके से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, और इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, ये सब अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो एल्केन का सबसे पहला मेंबर, सबसे फर्स्ट, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर ऐसा मेंबर है जिसमें कि कार्बन एटम सिर्फ एक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है n=1, मतलब इसके पास सिर्फ एक कार्बन एटम है, ओनली 1 कार्बन एटम। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमको अप्लाई कौन सा करना पड़ेगा, वी विल हैव टू अप्लाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। अब जहां पर आपको n दिख रहा है ना, वहां पर मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, ओनली देन आई एम गोइंग टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो लेट अस पुट दैट, हम लोग यहां पर n के जगह पे 1 पुट करेंगे, H के जगह पे H के साथ 2 लगा हुआ है, फिर N लगा हुआ है और +2 लगा हुआ है। ठीक है, जहां पर N था वहां पर मैंने क्या किया, यहां पर N था, यहां पर मैंने 1 लगा दिया, यहां पर भी N था, यहां पर भी मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, तो क्योंकि N को हमको 1 लेना है, अगर N 1 है तो जहां जहां N होगा वहां वहां 1 लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में we are going to solve this first and then we are going to see कि what is the molecular formula that we get। तो n
इक्वल टू 1 है तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 into 1 दैट गिव्स यू 2, 2 plus 2 इन द नेक्स्ट स्टेप दैट्स गोइंग टू बिकम 4। अब 1 लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, जहां पर 1 है वहां लिखने की जरूरत नहीं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा ये फॉर्मूला CH4। तो CH4 इज द फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट यू गेट फॉर एल्केन सीरीज। तो ये हो जाएगा फर्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सो हेंस वी राइट ओवर हियर CH4 और ये है आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। ओके, अब IUPAC नेम कैसे लिखना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि आपको फॉलो क्या करना है। यहां पर आपको फॉलो करना है वर्ड रूट प्लस एन। ओके, सो वर्ड रूट प्लस एन ऐड करना है फ्रॉम एल्केन। एल्केन का जो ये 3 लेटर्स होता है लास्ट, इसको आपको यहां पर अटैच करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो नाम है वो आप सही से लिख पाएंगे। सो यहां पर एक कार्बन है तो एक के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा मिथ, उसके साथ मैं ऐड करने वाली हूं एन। ऐड करने के बाद जो आपका फाइनल नाम बनेगा दैट इज गोइंग टू बी मीथेन। सो मीथेन इज योर एक्चुअल IUPAC नेम फॉर CH4। अब CH4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसको पूरा ओपन करके आपको शो करना है कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा CH4 का। तो ये CH4 का तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी वीडियो नंबर 1 में बनाया हुआ था, तो वहां से अगर आपको याद है तो यू कैन रिमेंबर दैट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। कार्बन सेंटर में होता है और हाइड्रोजन इस तरीके से स्प्रेड रहता है चारों डायरेक्शंस में। कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब फिर से आपको इसको क्या करना है, ऐसे क्लोज करके लिख देना है, ठीक है, ओपन करके नहीं लिखना, सारे बॉन्ड्स को ऐसे क्लोज करके रिड्यूस करके लिख देना है। सो दैट इज द सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हियर, बट सेकेंड मेंबर ऑनवर्ड्स आपको समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। यहां भले नहीं समझ रहे, सेकेंड वाले मेंबर से आपको समझ आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर एंड इसका सारा हमने इंफॉर्मेशन लिख दिया, दैट्स कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर है हमारा n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 से हमारा आएगा सेकेंड मेंबर एंड दिस इज गोइंग टू बी CnH2n। आपका फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2। अब जहां जहां n है वहां वहां 2 लगाएंगे, ठीक है। सो H2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 आपका होता है 4, 4 प्लस 2 होता है 6, दैट मीन्स C2H6। ये आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दैट डायरेक्टली, C2H6 ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब नाम लिखते हैं। नाम के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ड रूट प्लस एन। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट हमारा है इथ, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स के लिए इथ यूज होता है, उसके साथ एन जुड़ जाएगा एंड इट विल बिकम इथेन। अब ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा, क्योंकि यहां पर 2 कार्बन एटम है तो सबसे पहले तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है। उसके बाद जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो आपको स्प्रेड करके लिख देना है। स्प्रेड करना है कहां पर, दोनों कार्बन एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसका मतलब एक एक बॉन्ड तो बन गया, दोनों कार्बन एटम का एक बॉन्ड तो बन चुका है। अब कितना बॉन्ड रह गया है, 3 बॉन्ड रह गया, क्योंकि हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए वो केपेबल है, क्योंकि उसका टेट्रा वैलेंसी होता है। टेट्रा वैलेंसी की वजह से ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब अगर ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो एक बॉन्ड तो पहले ही बन चुका है, तो मतलब और 3 बॉन्ड्स बनाने का अभी भी चांस है। अब क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन है उसको ऐसे अटैच करते जाएंगे, ठीक है। अटैच कर दिया, अटैच करने के बाद काउंट कर लेंगे कितने हाइड्रोजन है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 विच इज सेम एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करना है, इस कार्बन के जो ये मेरे हाइड्रोजन है, ये
तीन जो हाइड्रोजन आपको इधर दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रिड्यूस करके लिख देंगे, ठीक है। तीन हाइड्रोजन है तो आई एम गोइंग टू राइट H3, रिड्यूस कर दिया, इसको लिख दिया ऐसे। फिर बीच में एक बॉन्ड लगा दिया इस तरीके से, एंड दूसरे वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, द सेकेंड वन दैट यू कैन सी, दूसरे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे अटैच्ड है, इसको रिड्यूस करके फिर लिख दिया यहाँ पर CH3 के फॉर्म में। सो नाउ आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टोटल कार्बन टोटल हाइड्रोजन एक साथ ऐड करके बता रहा है, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्मूला में हम लोग इस तरीके से अलग अलग कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिड्यूस करके लिख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक बॉन्ड हम लोग शो कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड, बाकी और किसी के साथ कोई बॉन्डिंग हम लोग शो नहीं कर रहे हैं, उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, सो दैट इज ओनली द डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड मेंबर में। थर्ड मेंबर इज having n equal to 3. That means it has 3 carbon atoms in its chain. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, CnH2n plus 2. तो n के जगह पे I need to put 3. So it will be 2 into 3 plus 2. 2 into 3 is going to be 6. 6 plus 2, that's going to be 8. So C3H8, that will be the formula. अब इसको मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। तो C3H8 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब नाम कैसे लिखना है, नाम के लिए पहले बताया वर्ड रूट प्लस एन। वर्ड रूट 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉप, राइट। प्रॉप प्लस एन फ्रॉम एल्केन, तो नाम आ जाएगा प्रोपेन। इसके बाद अब स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर के लिए 3 कार्बन एटम्स इस तरीके से अरेंज करना है, उनके बीच में ऐसे बॉन्ड्स बनाने हैं, और बाकी जितना भी बॉन्ड्स रह गया है उसको इस तरीके से ओपन वे में लिख देना है। मतलब जितने बॉन्ड्स बच जाएंगे आपको बस काउंट करना है कि सबके पास 4-4 बॉन्ड होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, बीच वाले कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4, और लास्ट वाले कार्बन के लिए भी 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि सबका 4-4 बॉन्ड ही बनेगा, 4 से कम भी नहीं बनना चाहिए, 4 से ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 4। अब जितने हाइड्रोजन है उसको आपको ऐसे स्प्रेड करके लिख देना है। तो जब आपने ऐसे स्प्रेड करके लिख दिया, सो इट बिकम्स 8 हाइड्रोजन एटम्स ऑल टुगेदर। तो वो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच भी करेगा, काउंट करके देख लेना। अब इसको रिड्यूस करके लिखते हैं। पहले वाले के लिए मुझे लिखना पड़ेगा CH3, क्योंकि उसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसीलिए CH3 लिखा है। सेकेंड वाले के लिए आई एम गोइंग टू राइट बॉन्ड बनाकर यहाँ पर CH2। क्यों CH2? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। थर्ड वाले के लिए अगेन आई विल बी राइटिंग CH3। क्यों? क्योंकि अगेन यू कैन सी 3 हाइड्रोजन, दैट इज वाई CH3। सो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा कंडेंस्ड फॉर्मूला। Similarly, fourth member will contain 4 carbon atoms. 4 atoms, अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, आई एम नॉट शोइंग यू द वर्किंग, आई होप अभी तक आपको समझ आ गया है। सो फोर्थ मेंबर विल बी C4H10। नाम क्या होगा, वर्ड रूट इज गोइंग टू बी ब्यूट प्लस एन, विच इज गोइंग टू बी ब्यूटेन। ब्यूटेन आपको प्रोनाउंस करना है नाम, इट इज नॉट बटेन, इट इज ब्यूटेन। अब नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके ऐसे 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। सिमिलरली हम लोग ऐसे हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में, तो इस तरीके से हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल 10 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इस तरीके से हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, तो वी विल राइट समथिंग लाइक दिस। ओके, सो बाय नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, IUPAC का मतलब, IUPAC नेम का मतलब क्या होता है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। तो ये सब आई होप आपको समझ आ गया होगा। आफ्टर एल्केन, लेट्स नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट काइंड ऑफ
unsaturated hydrocarbon which is alkene. एल्कीन सबसे पहली बात क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए. एटलीस्ट लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी. नेसेसरी क्या है, एक डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी उसको एल्कीन बोला जाएगा. ओके, एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से सी डबल बॉन्ड, मतलब दो लाइन ड्रॉ करनी है, देन नेक्स्ट कार्बन लिख देना है. सो सी डबल बॉन्ड सी लुक्स समथिंग लाइक दिस. नेक्स्ट इसके बाद है जनरल फॉर्मूला. जनरल फॉर्मूला है CnH2n. +2 नहीं है यहाँ पर, प्रीवियस वाले फॉर्मूला में यहाँ पर +2 भी होता था, इसमें भी +2 नहीं है. CnH2n सेम थिंग. n क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है. अब नॉमेनक्लेचर काफी सिमिलर है प्रीवियस वाले नॉमेनक्लेचर से. जैसे वहां पर वर्ड रूट प्लस एन आता था, यहाँ पर वर्ड रूट प्लस ईन आ जाएगा. ईन कहाँ से आ रहा है, एल्कीन के नाम से आ रहा है. सो वर्ड रूट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कि वही प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, मिथ, इथ, ब्यूट, प्रॉप, पेंट, हेक्स, यही सब वर्ड्स हम यूज करेंगे. एंड ईन आ जाएगा एल्कीन के नाम से. अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं किस तरीके के इसके मेंबर्स होंगे और किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा और कैसे IUPAC नेम लिखना है. सो द फर्स्ट मेंबर n = 1. n = 1 फर्स्ट मेंबर इसका होता ही नहीं है. अब क्यों नहीं होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इसका फर्स्ट मेंबर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, देखते हैं हम लोग. सबसे पहली बात, अगर n = 1 होगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2n होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, CnH2n, ये लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. तो अगर CnH2n लिखेंगे तो सपोज मान लो C1H2 × 1 लिख दिया तो इट बिकम्स CH2. CH2 जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड्स क्या हैं, खाली रह जाएंगे. तो खाली रह जाएगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर 2 बॉन्ड खाली रह गया. तो हम ऐसे अनफुलफिल्ड बॉन्ड्स नहीं रख सकते हैं. वी नीड टू फुलफिल इट, वी नीड टू अटैच अनदर एलिमेंट टू इट, अनदर एटम टू इट, टू मेक द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट. अदरवाइज ये कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होने वाला है, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. इसीलिए इसका फर्स्ट मेंबर n = 1 से स्टार्ट नहीं होता है. इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो स्टार्ट होता है n = 2 से. सो दिस बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट. Okay, so it does not exist at all because of the instability of CH2. Okay, next हम लोग बढ़ेंगे the second member में, which is going to be n = 2. So let's talk about n = 2. Okay, just a second. Let me draw a line over here. Okay. So इसका फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होगा विथ, फर्स्ट मेंबर जो इसका स्टार्ट होगा that is going to be from n = 2. So this is making your first member. Now molecular formula मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है. This molecular formula is CnH2n. इसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है. IUPAC नेम के लिए आपका क्या तरीका होगा, वर्ड रूट प्लस ईन, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कीन. तो ये होगा IUPAC नेम लिखने का तरीका. वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका है जैसे हमने एल्केन में सीखा था, वही चीज हम एल्कीन में रिपीट करके आपको बता रहे हैं. सो n = 2, C के जगह पे ऐसे 2 लगाया n के जगह पर, एंड H2n 2 × 2 दैट मेक्स इट 4. सो आपका जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी C2
CH4। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। IUPAC नेम, IUPAC नेम होना चाहिए इथ, क्योंकि 2 कार्बन के कम एटम्स हैं, प्लस इन, इससे आ जाएगा नाम आपका इथीन। ओके, इसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए आपके पास यहां पर 2 कार्बन के एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम लगा दिया इस तरीके से। अब इनके बीच में प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, अदरवाइज ये एल्कीन कहलाएगा ही नहीं। एल्कीन कहलाने के लिए डबल बॉन्ड का प्रेजेंस जरूरी है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना ही है। अब जैसे 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी दोनों के बन चुके हैं, तो और कितने बॉन्ड्स ये बना पाएगा? ईच एटम और कितने बॉन्ड बना पाएगा? और 2 बॉन्ड्स ही बना सकता है, क्योंकि हर एक एटम पे टोटल 4 बॉन्ड बनेगा। तो अगर आप इंडिविजुअली इसको काउंट करें तो इसका 1 बॉन्ड है, 2, 3 एंड 4। उसी तरीके से इसको इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो इसका 1, 2, 3 एंड 4। तो हर एक कार्बन का 4-4 बॉन्ड्स बनेगा। सो अगर पहले से ही कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड्स बन चुका है, तो बाकी का कितना बचा? सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनने का जगह बचा। इसीलिए अब हाइड्रोजन को हम लोगों को बाकी के बॉन्ड्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है। सो दिस इज मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसी को कंडेंस करके लिखेंगे। कंडेंस करके लिखने का मतलब है ये वाले पार्ट को रिड्यूस करके लिखना है और ये वाले पार्ट को रिड्यूस करके लिखना है। ठीक है, तो जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने हाईलाइट किया, अगर इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इट विल बी CH2, फिर बीच में आएगा क्या? डबल बॉन्ड, और दूसरा वाला आएगा CH2, जो पर्पल मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, दैट विल बी CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथीन, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड मेंबर पे। सेकेंड मेंबर है मेरा having n equal to 3। n equal to 3 मतलब 3 कार्बन एटम्स हैं। 3 कार्बन एटम मतलब ये सेकेंड मेंबर बना रहा है किसका? एल्कीन का। n equal to 3, अब फॉर्मूला हमारा क्या है? CnH2n है। n के जगह पे 3 पुट करना है, H2 into 3, that will make it 6। that means ये क्या फॉर्मूला बनाएगा? C3H6 बनाएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया C3H6। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रॉप, एंड साथ में हम लोग ऐड करेंगे इन, सो दैट मेक्स इट प्रोपीन। ओके, तो ये इसको प्रोपीन, इसका नाम आ गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं। तीनों कार्बन एटम में से किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में आप ऐसे बॉन्ड्स बना सकते हैं। डबल बॉन्ड आपको एटलीस्ट एक तो शो करना है, 2 शो करने की जरूरत नहीं है, आपको एटलीस्ट एक ही डबल बॉन्ड शो करना है अपने स्ट्रक्चर में। तो सपोज मैंने पहले 2 कार्बन एटम के बीच में ऐसे बॉन्ड बना दिया, और दूसरे दोनों कार्बन एटम जो सेकंड और थर्ड है उनके बीच में मैंने एक ऐसे सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब जितना बाकी है अनफुलफिल्ड बॉन्ड्स उसको भी मुझे शो करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 2 बना चुका है, तो इसके पास एक बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है और दूसरा बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है। बीच वाला जो कार्बन एटम है उसके टोटल 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं। इधर 2 बॉन्ड बन चुका है, इधर 1 बॉन्ड बन चुका है, तो टोटल ये 3 बना चुका है। अब ये सिर्फ एक और बॉन्ड बना पाएगा, और लास्ट वाला सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ये और 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस तरीके से हमने इसके अनफुलफिल्ड बॉन्ड्स शो कर दिए। अब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना है। हाइड्रोजन लिखने के बाद उसको काउंट भी करना है कि कितना हाइड्रोजन हमने लिखा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, विच मेक्स इट एज पर द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट कार्बन के लिए वी वुड राइट CH2, देन बीच में डबल बॉन्ड, देन CH, देन बॉन्ड, देन CH3।
तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपीन। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस आगे आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ब्यूटीन आएगा, पेंटीन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे भी और हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं। जैसे एल्केन में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आएगा। आगे के भी मेंबर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ थर्ड मेंबर या सेकंड मेंबर तक रुकता नहीं है, आगे भी आपके कंपाउंड बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एल्काइन। एल्काइन इज द थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक टाइप है जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता ही होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दो कार्बन के बीच में? तो C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें कि आपके ऐसे 3 लाइंस आपको ड्रॉ करना है दो कार्बन के बीच में। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, CnH2n-2, जहां n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नॉमेनक्लेचर भी काफी सिमिलर है जैसा पहले हमने पढ़ा हुआ है। सो नॉमेनक्लेचर विल बी वर्ड रूट प्लस वाइन, YNE। YNE कम्स फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन के ही स्पेलिंग के लास्ट 3 लेटर्स को हम लोग एज अ सफिक्स यूज करते हैं, ओके। इसके बाद लेट अस नाउ अंडरस्टैंड डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एल्काइन सीरीज। अगर हमने n = 1 ले लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा एंड हमारा IUPAC नेम क्या होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे सपोज यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n-2 और IUPAC नेम होना चाहिए वर्ड रूट प्लस वाइन, okay. So this is the molecular formula, this is the word root and the general way of writing IUPAC name. तो यहां अगर मैंने n के जगह पे 1 पुट कर दिया तो it is going to be something like this, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2-2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 0। तो कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन नहीं होता है जिसमें हाइड्रोजन ही ना हो। अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो हाइड्रो वर्ड हम लगाएंगे कैसे? उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे कैसे? इसीलिए ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला n = 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट मेंबर के तौर पर नहीं मानते हैं। इसलिए n = 1 एग्जिस्ट नहीं करता है फॉर एल्काइन सीरीज। सो इसलिए हम लोग का फर्स्ट मेंबर अगेन n = 2 से स्टार्ट होता है। जैसे एल्कीन में हमने n = 2 से स्टार्ट किया था, बिल्कुल यहां भी n = 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज मेकिंग द फर्स्ट मेंबर। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2 में पुट करेंगे। तो C के जगह पे ऐसे n की जगह पे 2 पुट किया, 2 × 2 -2, 2 × 2 is 4, 4 - 2 is 2, so it will be C2H2। C2H2 अगर होता है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? C2H2 लिख दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब IUPAC नेम, IUPAC नेम 2 कार्बन के एटम्स है तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पर इथ लिखना है, इथ प्लस आइन, दैट मेक्स इट इथाइन, ओके। इथाइन इज द प्रोनाउंसिएशन, इथाइन पढ़ेंगे उसको। अब आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड शो करना ही है जो कि कार्बन और कार्बन के बीच ही बनेगा। हाइड्रोजन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ही 1 होती है, वो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उसको पहले शो कर लेना है। अब दोनों कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड बना चुके हैं, अब सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाने का जगह बचा है। तो ओनली 1 अनफुलफिल्ड बॉन्ड इज देयर जो कि हम हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। सो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखेगा। इसी को रिड्यूस करके हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथाइन। इसके बाद नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा n =
3, n equal to 3 is going to form the second member. ओके, सेकेंड मेंबर में हम लोग जब n इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में CnH2n-2 में, तो ये आता है आपका 2 into 3 minus 2, 2 into 3 is 6 minus 2, that is equal to 4. That means आपका फॉर्मूला आएगा C3H4. So C3H4 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसके बाद हम जब इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग लिखने वाले हैं 3 के लिए हम लोग लिखते हैं prop, और सिंस ये एल्काइन सीरीज को बिलोंग करता है तो हम लोग यहाँ पर जो सफिक्स ऐड करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी आइन, और इसको ऐड करने के बाद आपका नाम बनेगा प्रोपाइन. ओके, प्रोपाइन लिखने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग को लिखना है कंडेंस्ड नॉर्मल जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो लिखना है. तो यहाँ पर टोटल 3 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 3 कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब कहीं भी आपको किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड शो करना है. तो ट्रिपल बॉन्ड चलो मैंने फर्स्ट 2 के बीच में शो कर दिया, आप चाहें तो लास्ट 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग ओनली. तो यहाँ मैंने ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और सेकेंड और थर्ड के बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया. दोनों तरफ आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते, अदरवाइज फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और दूसरा वाला सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. अब देखना है कि कहाँ कहाँ अनफुलफिल्ड वैलेंसीज है, कहाँ कहाँ पर अभी भी बॉन्ड्स नहीं बन पाया है. 4 बॉन्ड सब में बनेगा. जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसमें ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुका है, मतलब एक बॉन्ड और बनने का चांस है, तो एक बॉन्ड बना. उसके बाद बीच वाला जो कार्बन है सेकेंड कार्बन, उसका इधर 3 बॉन्ड बन चुका है, इधर एक बॉन्ड बन चुका है, मतलब टोटल 4 बन गया. मतलब इसमें हाइड्रोजन मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं है. ये वाले में नो हाइड्रोजन हैज टू बी अटैच्ड, एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन गया. लास्ट वाला कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके अभी भी 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं. ओके, अब जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उसको बस ऐसे स्प्रेड करके लिख देना है. 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिया विच इज एज पर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां पर आपका जो कंडेंस्ड फॉर्मूला होगा उसमें बस इसको रिड्यूस करके लिखना है. इट विल बिकम CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3. तो CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर नोइंग द डिफरेंट IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. इसके बाद किसी एलिमेंट किसी कंपाउंड के आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कॉमनली आपको मालूम होना चाहिए वो एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड मेंबर के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. तो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर था मीथेन का जो फॉर्मूला है CH4, इसका हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है. आपको वीडियो 1 से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इथेन, इथीन और इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कि वो कैसे बनेगा. ओके, सबसे पहले इथेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6. C2H6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग कुछ इस तरीके का लिखते हैं. हर तरफ यहां पर ऐसे ऐसे हाइड्रोजन अटैच्ड होता है. इसी को हम लोगों को कैसे शो करना है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले कार्बन इस तरीके से बना देना है. हमको मालूम है कि हर तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपको शो करना पड़ेगा लाइक दिस, इस तरीके से, या इसको थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं ताकि आपके सर्कल्स बनने के थोड़े से ज्यादा जगह हो. इस तरीके से कार्बन कार्बन बना दिया और इसके चारों तरफ आपको हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन हमको शेयर करवाना है वो डॉट्स हम
बना देंगे इस तरीके के, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब इसके सामने में हम लोग हाइड्रोजन लिख देते हैं। हमारे पास 6 हाइड्रोजन है जो कि ऐसे टॉप एंड बॉटम एंड राइट एंड लेफ्ट आपको शो करना है। इस तरीके से हाइड्रोजन हमने शो कर दिया। हाइड्रोजन के भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करेंगे इन मेकिंग द बॉन्ड्स, सो यू हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम लोग सर्कल्स बनाते थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए, हाइड्रोजन का सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आई डिड नॉट मेक इट, सो आई जस्ट ड्रॉ इट क्विकली। राइट, इस तरीके से हमारे सब इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अब सर्कल्स बनाने का टाइम है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट फॉर्मेशन होगा, उसके सर्कल में 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने डिटेल्स में वीडियो नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है कि हम लोग इस तरीके के सर्कल्स क्यों ड्रॉ करते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑल ऑफ दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीडियो नंबर 1। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है वीडियो 1 तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा, तब आपको यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन हो रहा है वो आपको नहीं होगा। इसके बाद अब हम लोग फर्स्ट वाले कार्बन के लिए ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे सर्कल। तो उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को। एज यू कैन सी कार्बन का अपना खुद का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन से उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया और कार्बन से एक और इलेक्ट्रॉन लिया। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले कार्बन के लिए भी हम लोग को इसी तरीके का सर्कल बनाना है जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होना चाहिए। लेट अस ट्राई टू डू दैट। So circle has to be drawn in such a manner that उसमें आपके सारे 8 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होना चाहिए। So we'll quickly make this out like this, okay? इस तरीके का आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो फाइनली कंप्लीट होगा। So try to draw it in a more circular manner, at least better than me, okay? So इसके बाद आपको यहाँ पर ये ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देना है जो कि आपके बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने इसके आसपास ऐसे सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने कितने बॉन्ड्स किसके किसके साथ बन रहा है, ये आप ऐसे लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में व्हाट यू कैन डू इज, नेक्स्ट स्टेप में इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है आप वो इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आप को लिखना पड़ेगा, that finally you will get something like this, okay? So this is the structure for ethane C2H6। अब हम लोग आ जाते हैं इथीन के स्ट्रक्चर में। इथीन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहली बात, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 दिखता कैसा है? C2H4 दिखता है ऐसा, इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड्स के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड होता है ऑन बोथ द कार्बन एटम्स। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले 2 कार्बन एटम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि हमको डबल बॉन्ड बनाना है तो मुझे सामने सामने 2-2 इलेक्ट्रॉन के ऐसे डॉट्स बनाने पड़ेंगे और बाकी मुझे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर रख दिया और एक इलेक्ट्रॉन को इधर रख दिया, जो कि सिंगल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसके सामने में ऐसे हाइड्रोजन रख देते हैं जिसके साथ इसको सिंगल बॉन्ड्स बनाना है लाइक दिस। और हाइड्रोजन के भी अपने खुद के एक एक इलेक्ट्रॉन हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इन मेकिंग द बॉन्ड्स, तो उनको भी रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। अब आ गया टाइम इसका सर्कल्स बनाने का। तो ड्यूप्लेट बनाएंगे सारे हाइड्रोजन के लिए इस तरीके से like this। इस तरीके से हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट्स बन गए। अब इसके बाद फाइनली वी विल ड्रॉ द ऑक्टेट वाला सर्कल फॉर ईच ऑफ द कार्बन। जितना कार्बन है सबके लिए ऐसे ऑक्टेट वाले सर्कल्स बनाने हैं जिसमें सब में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होना चाहिए। ऑल राइट,
तो हमने इस तरीके का सर्कल बनाया जिसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडेड है। तो अपना खुद का 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही इस कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से बोरो किया है और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन से बोरो किया है, तो इसीलिए सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब सेकंड वाले कार्बन के लिए बिल्कुल वैसे ही बनाना है ताकि इस सर्कल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हमने बना दिया फॉर द सेकेंड कार्बन एज वेल। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको यहां पर ऐसे बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो जो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया या जो हमने सर्कल्स बनाया, कहाँ कहाँ पर बॉन्ड्स बन रहा है वो बस आप लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर लेंगे एंड दैट्स गोइंग टू शो द स्ट्रक्चर। तो फाइनली इससे जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद फाइनली जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी सी एच एंड एच, देन बीच में ऐसे डबल बॉन्ड एंड देन एच एंड एच। जैसे प्रीवियस स्ट्रक्चर जो हमने यहां बनाया था वो कैसा था, इट वॉज समथिंग लाइक दिस, हर तरफ ऐसे सिंगल बॉन्ड्स था और यहां पर ऐसे बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड्स। इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर है इथाइन का। इथाइन का फॉर्मूला है C2H2 विच मीन्स कि बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है और इधर किनारे किनारे सिंगल बॉन्ड है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे शो करेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो इट इज C2H2, 2 कार्बन एटम है मेरे पास। अब इन दोनों कार्बन एटम के सामने मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना है। तो चलो मैंने यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिया इस तरीके से। ओके, अब कार्बन के बाहर मुझे 4 डॉट्स बनाना है। 3 डॉट हम ऐसे सामने बना देंगे क्योंकि मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। इसका भी 3 डॉट सामने बना देंगे क्योंकि मुझे ट्रिपल बॉन्ड शो करना है। और एक एक इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन के सामने रखेंगे क्योंकि वहां मुझे सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो जहां जितना बॉन्ड्स बनाना होता है वहां उतना इलेक्ट्रॉन आपको रखना पड़ेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट वाला सर्कल। ये हाइड्रोजन का सर्कल कंप्लीट, दूसरे वाले हाइड्रोजन का सर्कल कंप्लीट। अब थर्ड वाले, अब हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाने के बाद अब मुझे किसके लिए बनाना है, कार्बन के लिए बनाना है ऑक्टेट वाला सर्कल। सो कार्बन के लिए लेट अस स्टार्ट टू ड्रॉ। फर्स्ट वाले कार्बन के लिए वी नीड टू इंक्लूड ऑल दीज इनटू द सर्कल। जब हम लोग इस तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि 4 खुद के इसके हैं, एक उसने बोरो किया है और इधर से 3 बोरो किया है, तो टोटल 4 बोरो हुआ, 4 खुद का था, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले कार्बन के लिए भी आपको इसी तरीके का कुछ करना है और उसमें भी आपको ऐसे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने हैं इस तरीके से। और फाइनली बॉन्ड्स बनाना है और इसका फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है जो आपको नॉर्मली याद रखना चाहिए या जानना चाहिए जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये सब स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इन सब में आपको कुछ और भी चीजें जाननी चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है बॉन्ड लाइन नोटेशंस, तो अगर एक लाइन बनाए तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन बनाए डबल बॉन्ड, 3 लाइन बना है ट्रिपल बॉन्ड। एक और चीज है जो आपको याद रखना चाहिए, दैट एवरी एंड एंड एवरी बेंट, एवरी इंटरसेक्शन will represent a carbon atom। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरह की जिगजैग लाइंस आपको बनी हुई दिख रही हैं। जिगजैग लाइंस का मतलब है कि हर एक एंड पर कार्बन है, हर एक एंड पर क्या है, कार्बन है।
हर एक बेंट पर कार्बन है, जहां जहां इस लाइन को हमने बेंड किया हुआ है वहां वहां आपको कार्बन दिख रहा है, और जहां पर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में वहां भी कार्बन एटम है। इसीलिए हर एक एंड पर आपको कार्बन को समझ लेना है। इट इज लाइक अंडरस्टूड कि आपको इस तरीके की कोई बेंट लाइन दिखा, जिगजैग लाइन दिखा, तो वो एक कार्बन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर बार इतना कार्बन हाइड्रोजन लिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े साइज के कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर्स में कार्बन और हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, तो हर बार इतना सारा कार्बन और हाइड्रोजन को लिखना बहुत ही टीडियस जॉब होगा। तो उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए ये एक तरीका ढूंढा गया है कि जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन लिखते ही नहीं है, सिर्फ इस तरीके का एक जिगजैग पैटर्न और ऐसे लाइंस बना लेते हैं, और इसी को कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सेकंड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, सेकंड स्ट्रक्चर को अगर हम कार्बन के फॉर्म में लिखना चाहें, इसमें कार्बन रिप्रेजेंट करना चाहें, तो कहां कहां कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ ऐसा आपको रिप्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, मतलब लास्ट एंड पे कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, जहां जहां बेंड है, जहां जहां एंड है, जहां जहां लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां वहां पर कार्बन आ जाएगा। लास्ट वाला स्ट्रक्चर जैसे आपको दिख रहा है, एक लाइन, देन ट्रिपल लाइन, देन एक और लाइन, तो इसका मतलब ट्रिपल लाइन के लास्ट में एक कार्बन, उसके इधर बीच में एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड्स के बीच में एक कार्बन एंड लास्ट में एक कार्बन। तो इस तरीके से 4 कार्बन एटम में यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी चीज को अगर हम नॉर्मली लिखते तो कैसे लिखते? नॉर्मली लिखते तो ऐसे लिखते, ये एक स्ट्रेट चेन बना रहा है, भले दिखने में जिगजैग हो। अगर हम इस जिगजैग को स्ट्रेटन कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो क्या होगा? इसमें टोटल जितने कार्बन एटम्स हैं, टोटल इसमें आपको 5 कार्बन एटम दिख रहा है, तो 5 कार्बन एटम को सीधा ही कनेक्ट किया गया है। भले उसको लिखने के टाइम पे हम लोग ऐसे जिगजैग लिख रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट चेन ओनली, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। ये बस लिखने टाइम में या रिप्रेजेंट करते टाइम में हम जिगजैग बना रहे हैं, बट ये एक स्ट्रेट चेन ही रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वाला जो ड्रॉइंग था वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रांच्ड चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड भी है, फिर ब्रांच भी है, तो उस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको सेकंड स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। भले दिखने में आपके बेंट दिखे या जिगजैग दिखे, लेकिन अगर उसको स्ट्रेटन करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। और थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा स्ट्रेट चेन, दिखने में भी स्ट्रेट है और जब आप लिखेंगे तो भी वो स्ट्रेट ही दिखेगा। तो चाहे कैसा भी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो, आपके जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। हर एक एंड पर कार्बन होता है, हर एक बेंट पर कार्बन होता है, हर एक इंटरसेक्शन कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो इज साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स के हमने 2 टाइप पढ़ा था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, तो उतना डिटेल्स में तो आपको नहीं पढ़ना है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सिर्फ मैंने बोला था कि आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइक्लोहेक्सेन एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन एक तरीके का साइक्लोएल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n से मैच करता है, सेम एज एल्कीन। जैसे एल्कीन का भी फॉर्मूला होता है CnH2n, सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन का भी फॉर्मूला होता है CnH2n। बट फर्क ये है कि एल्कीन एक स्ट्रेट चेन बनाएगा, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा, कभी भी रिंग नहीं बनाएगा। लेकिन साइक्लोएल्केन का कोई भी जो फॉर्मूला है CnH2n, उससे जो भी कंपाउंड बनेगा वो एक क्लोज्ड रिंग बनाता है, एक क्लोज्ड लूप बनाता है। ओके, तो हमें यहां पर जानना है साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन में साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला है C6H12। C6H12 कैसे आया? हेक्स का मतलब होता है 6, साइक्लो का मतलब होता है कि ये रिंग बनाएगा, N दैट इज इट इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन एटम है, इसलिए हेक्स लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिखा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, सिंस ये साइक्लोहेक्सेन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n होगा, जो कि एल्कीन के फॉर्मूला से मैच करता है। अगर हम N के जगह पे 6 पुट करते हैं तो इट विल बिकम C6H2 into 6 which is going to become C6H12। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, C6H12।
अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसा मैंने बोला कि एक रिंग बनाने वाला है, इसका स्ट्रक्चर एक रिंग के शेप से मैच करता है। 6 कार्बन है तो हेक्सागन रिंग बनना चाहिए, तो चलो हेक्सागन रिंग बनाते हैं। हेक्सागन रिंग में इस तरीके से 6 कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है उनके बीच में, सिंगल बॉन्ड्स होता है, और हर एक कार्बन पर 2-2 बॉन्ड्स की कमी है। एक कार्बन एटम को देखेंगे तो इधर एक बॉन्ड बन रहा है, इधर दूसरा बॉन्ड बन रहा है, 2 ही बॉन्ड बना, लेकिन अभी भी इसमें 2 बॉन्ड्स बनने का गुंजाइश बाकी है, 2 बॉन्ड्स अभी भी बनने का चांस है। तो हर एक कार्बन पर 2-2 बॉन्ड्स की कमी है, इसलिए हर एक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन अटैच करते जाना है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हर जगह हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 2-2 हाइड्रोजन अटैच करते जाएंगे। अब जितना हाइड्रोजन है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। And after distribution, the structure that you get, it will be cyclohexane. अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाया, ये स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसी का कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर लिखना पड़े, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा समथिंग लाइक दिस, CH2 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 एवरीवेयर। सबको बस रिड्यूस करके आपको ऐसे लिख देना है और ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। ये भी आपका साइक्लोहेक्सेन ही रिप्रेजेंट करता है। एक और जो हमने अभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीखा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर लिखते हैं तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। एक हेक्सेन बना देना है बस, ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा। तो आपको खुद समझ में आएगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कितना इजी है। सिर्फ एक हेक्सेन बनाया एंड काम खत्म। आपको बार बार कार्बन, हाइड्रोजन बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल में सब सारे बॉन्ड्स को ओपन करके दिखाते हैं, कंडेंस्ड में कुछ बॉन्ड्स को दिखाते हैं, कुछ बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देते हैं, और बॉन्ड लाइन में हम लोग कार्बन हाइड्रोजन लिखते ही नहीं है, सिर्फ बॉन्ड्स शो करते हैं, इसीलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नाम है उसका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, सो बेंजीन का जैसे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, दैट बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। दिस इज द फॉर्मूला दैट बेंजीन हैज। अब बेंजीन का जो नेचर है दैट इट इज अ काइंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक होने के वजह से इसमें ऑल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट आई मीन इज कि सिंस इसमें तो साइक्लिक कंपाउंड में ये आता ही है, मतलब ये एक लूप तो बनाएगा ही, तो इस तरीके से कार्बन का 6 कार्बन का इस तरीके का इसमें हेक्सागन रिंग जैसा होता है। लेकिन सिंस ये साइक्लो एल्केन का पार्ट नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जैसे आपने देखा यहां पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया, इधर मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर डबल बनाया है, फिर सिंगल बनाया, फिर डबल बनाया, फिर सिंगल बनाया। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली डबल सिंगल आपको बनाना है, तब जाके ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये अब क्या हमें इधर ही डबल बॉन्ड बनाना है? क्या दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो डेफिनेटली पॉसिबल है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जहां मैंने डबल बॉन्ड बनाया आप भी वहीं डबल बॉन्ड बनाएं, आप दूसरे जगह पर भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं।
बस याद ये रखना है कि डबल बॉन्ड बनाते टाइम कोई भी दो डबल बॉन्ड आपस में कंजिक्यूटिवली रिपीट नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब अब हम यहां पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, यहां बन गया तो यहां बनेगा, फिर यहां नहीं बनेगा। दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल सिंगल होना चाहिए। अब क्या करना है, अब देखना है कि कहां कहां कितने कितने बॉन्ड बने। अगर एक कार्बन को लेते हैं तो इधर 2 बॉन्ड बन रहा है, इधर 1 बॉन्ड बन रहा है, तो टोटल 3 बॉन्ड ही बन पा रहा है, 1 बॉन्ड अभी भी बनने का चांस बाकी है। तो इसलिए एक एक हाइड्रोजन सब में अटैच करते जाएंगे लाइक दिस। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेंजीन को। सेम अगर चाहें तो आप इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एक हाइड्रोजन सब में अटैच कर देंगे तो भी वो बेंजीन को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाया, व्हाट आर दीज आर नेम्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें मैंने सारे बॉन्ड्स ओपन करके शो किया है। इसके बाद अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाता है तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बस आपको हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को रिड्यूस करके शो करना होता है। सो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पहले ऐसे आप कार्बन 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 शो कर लीजिए, पहले हेक्सागन के फॉर्म में पहले इसको लिख लेना है, और डबल सिंगल बॉन्ड्स आपको शो करने हैं ऑल्टरनेटिवली। एच को ऐसे रिड्यूस करके दिखा देना है। ओके, बस ऑल्टरनेटिवली डबल सिंगल शो कर दिया और वो आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में 2 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी 2 तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका होता है कि आप एक हेक्सागन बना लीजिए जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन में बनाया था, और इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली डबल सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप डबल बॉन्ड के पोजीशन को बदल दीजिए। अब इस बार हम इस तरफ से डबल बॉन्ड बनाएंगे। सिंस ये डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है और डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन फिक्स नहीं होता है और वो इस रिंग में कंटिन्यूसली डीलोकलाइज्ड रहता है या मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इसका एक और स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। बीच में आपको ऐसे सर्कल बना देना है। ये जो सर्कल है ये डबल बॉन्ड्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी बता रहा है कि ये डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर सीमित नहीं रहते हैं, वो पूरे रिंग में घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं। इसलिए ये भी एक स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। ओके, तो तीनों में से जो भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखे तो आपको समझ लेना है कि वो बेंजीन के बारे में बता रहा है। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।